दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आपके समक्ष। आज हम पढ़ेंगे एम लक्ष्मीकांत में राष्ट्रीय एकता यानी कि नेशनल इंटीग्रेशन। तो राष्ट्रीय एकता क्या है, इस संदर्भ में क्या सवाल पूछे जाते हैं, किस तरह से हम पढ़ने वाले हैं इसको, तो राष्ट्रीय एकता का क्या अभिप्राय है, इसको हम विस्तार से समझेंगे। इससे पहले हमने बहुत सारे अध्याय कर लिए हैं। ये जो अध्याय हैं उसकी अध्याय संख्या है 78। तो इससे पूर्व 77 अध्यायों को हम हमारे इस YouTube चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। उन सभी अध्यायों को आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो राष्ट्रीय एकता यानी नेशनल इंटीग्रेशन। भारत धर्म, भाषा, जाति, जनजाति, नस्ल, क्षेत्र आदि के रूप में विस्तृत विभिन्नता वाला देश है। अतः देश के चतुर्दिक विकास एवं संपन्नता के लिए राष्ट्रीय एकता अत्यंत आवश्यक हो जाती है। राष्ट्रीय एकता का अभिप्राय। राष्ट्रीय एकता की परिभाषा एवं कथन अलग अलग लोगों के द्वारा दी गई है। मैं आपको नाम के साथ बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। एक शख्स है मायरोन वेनर। मायरोन वेनर क्या कहते हैं राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में? मायरोन वेनर डबल इन्वर्टेड कोमा में इनका वाक्य, राष्ट्रीय एकता का अर्थ है देश को विभाजित और विघ्न उत्पन्न करने वाले आंदोलनों को नकारना तथा समाज में राष्ट्रीय एवं लोकहित धारणा फैलाना जो संकीर्ण हितों से परे हो। राष्ट्रीय एकता का अर्थ क्या है? देश को विभाजित और विघ्न उत्पन्न करने वाले आंदोलन को नकारना और समाज में राष्ट्रीय एवं लोकहित धारणा फैलाना जो संकीर्ण हितों से परे हो, ऐसी धारणा फैलाना, ठीक है। इसके अलावा H.A. गनी भी राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में कुछ कहते हैं। H.A. गनी क्या कहते हैं, देखिए। H.A. गनी का वाक्य डबल इन्वर्टेड कोमा, राष्ट्रीय एकता एक सामाजिक, मनोवैज्ञानिक एवं शैक्षिक प्रक्रिया है जिससे लोगों के दिल में एकता, सामाजिक सुदृढ़ता और समग्र विकास की भावना पैदा होती है। एक समान नागरिक बोध या राष्ट्र के प्रति ईमानदारी की भावना उसके बीच बढ़ती जाती है, उनके बीच बढ़ती हैं। एक समान नागरिक बोध या राष्ट्र के प्रति ईमानदारी की भावना उनके बीच बढ़ती है। H.A. गनी ऐसा कहते हैं। इसके अलावा डॉक्टर राधाकृष्णन की भी बात बताऊंगा और रशीदुद्दीन खान की भी बात बताऊंगा। राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में क्या कहा जाता है? यहाँ जो दो नाम आए थे शुरू, उनके बीच में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मैं बता रखी हैं। उनके अपनी पुस्तकों से ये चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। पांचवा और छठा बिंदु काम का है, तब तक आप वापस यहाँ लौटिएगा मत, ध्यान दीजिए इस चीज़ का। इसके अलावा राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में डॉक्टर एस राधाकृष्णन क्या कहते हैं? राष्ट्रीय एकता डबल इन्वर्टेड कोमा, राष्ट्रीय एकता ईंट एवं गारे से बन सकने वाला एक घर नहीं है। यह एक औद्योगिक योजना भी नहीं है जिसे विशेषज्ञों द्वारा विचार कर लागू किया जा सके। इसके विपरीत एक विचार है, यह एक विचार है जो लोगों के मस्तिष्क में जाना चाहिए। यह एक चेतना है जो विस्तृत रूप से लोगों में जगनी चाहिए। डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इसके अलावा रशीदुद्दीन खान क्या कहते हैं राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में? डबल इन्वर्टेड कोमा, राष्ट्रीय एकता का अर्थ लोगों के भिन्न वर्गों से बने राजनीतिक समुदाय व राष्ट्रीय एकता का अर्थ लोगों के भिन्न वर्गों से बने राजनीतिक समुदाय या राज्य की समग्रता से है, न कि एक रूपता से। रशीदुद्दीन खान क्या कहता है? राष्ट्रीय एकता का अर्थ लोगों के भिन्न वर्गों से बने राजनीतिक समुदाय या राज्य की समग्रता से है, न कि एक रूपता से। एकता से है न कि हम समानता से, पुनर्मेलन से है न कि मेल से, ठीक है। एकत्र करने से है न कि समांगीकरण से, ठीक है। ये रशीदुद्दीन खान की बात है। सार रूप में हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय एकता की अवधारणा में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं मनोवैज्ञानिक आयाम एवं उनके बीच आंतरिक संबंध सम्मिलित हैं। अब हम समझेंगे राष्ट्रीय एकता में अवरोध। राष्ट्रीय एकता में अवरोध में पहला है क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद क्षेत्रवाद का अर्थ है उपराष्ट्रवाद, यानी उप क्षेत्रवाद निष्ठा से है, ठीक है। यह किसी विशेष क्षेत्र या राज्य के लिए राष्ट्र की तुलना में अधिक लगाव को इंगित करता है।
इसमें उपक्षेत्रीयवाद हैं, जिसके अंतर्गत किसी राज्य के किसी विशेष क्षेत्र हेतु लगा होता है। क्षेत्रवाद भारत में डबल लिमिटेड कॉमा भारत में राजनीतिक एकता की एक अनुषंगी प्रक्रिया है। क्षेत्रवाद डबल लिमिटेड कॉमा भारत में राजनीतिक एकता की एक अनुषंगी प्रक्रिया है। यह उन शेष घटकों के लिए घोषणा करता है जिनका राष्ट्रीय राजनीति एवं राष्ट्रीय संस्कृति में वर्णन नहीं होता और जो नई राजनीति केंद्र में सम्मिलित नहीं है। इन्हें राजनीतिक असंतुष्टता एवं राजनीतिक बहिष्करण के रूप में व्यक्त किया गया है। डबल लिमिटेड कॉमा खत्म। क्षेत्रवाद एक देशव्यापी तथ्य है जो स्वयं को निम्न 6 कारकों में स्थापित करता है। भारत संघ के कुछ राज्यों जैसे खालिस्तान, द्रविड़ नाडु, मिजो, नागा और अन्य लोगों के द्वारा अलग होने के लिए मांग। ठीक है, कुछ लोगों के द्वारा अलग राज्य की मांग जैसे तेलंगाना, बोडोलैंड, विदर्भ, गोरखालैंड, अन्य। कुछ केंद्र शासित क्षेत्रों के लोगों द्वारा पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग जैसे पुडुचेरी, दिल्ली, दमन और दीव। इसके अलावा अंतर्राज्यीय सीमा विवाद जैसे चंडीगढ़ और हरियाणा, और नदी जल विवाद जैसे कावेरी, कृष्णा, रावी, व्यास आदि। क्षेत्रीय उद्देश्य के लिए संगठनों का गठन जो कि अपने नीतियों एवं उद्देश्यों के अनुसरण के लिए आतंकी गतिविधियों की वकालत करें जैसे शिवसेना, तमिल सेना, हिंदी सेना, सरदार सेना, लक्षित सेना, अन्य। इसके अतिरिक्त एक और बच गया है, वो जो है स्थानीय लोगों की सरकारी पदों, निजी नौकरियों, आज्ञा पत्रों एवं अन्य में प्राथमिकता की वकालत करते हैं। उनका नारा असम असामियों के लिए, महाराष्ट्र मराठियों के लिए होगा। दूसरा कारक है सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता का अर्थ है किसी व्यक्ति द्वारा धार्मिक समुदाय के प्रति प्रेम को राष्ट्र पर प्राथमिकता देना। ठीक है, किसी धर्म को जो है प्रेम राष्ट्र के ऊपर प्राथमिकता देना, किसी भी अन्य धार्मिक समुदाय के हितों की कीमत पर अपने संप्रदाय हितों को बढ़ावा देना। ठीक है, किसी भी अन्य धार्मिक समुदाय के हितों की कीमत पर उनके हित हैं, उनकी हित भी नकार दें, उसकी हित की कीमत पर भी आपको सांप्रदायिक हितों को बढ़ावा देना। इसमें इसकी जड़ें ब्रिटिश काल में भी थीं, जहां 1909, 1919 और 1935 के अधिनियम में मुस्लिम, सिख और अन्य सबको सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया था। सांप्रदायिकता को धर्म के राजनीतिकरण से बढ़ावा मिलता है। सांप्रदायिकता को धर्म के राजनीतिकरण से बढ़ावा मिला है। इसके विभिन्न परिणाम निम्न हैं। ठीक, धर्म के आधार पर राजनीतिक दलों का गठन होना जैसे अकाली दल, मुस्लिम लीग, राम राज्य परिषद, हिंदू महासभा, शिवसेना। तो इस तरह ये जो हैं धर्म के आधार पर राजनीतिक दलों का गठन जो है। इसके अलावा धर्म के आधार पर प्रभावशाली समूहों का उभरना जैसे आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, इसके अलावा जमात इस्लामी, इसके अलावा एंग्लो इंडियन क्रिश्चियन संघ तथा अन्य। इसके अलावा सांप्रदायिक दंगे हिंदू मुस्लिम, हिंदू सिख, हिंदू ईसाई आदि के बीच बनारस, लखनऊ, मथुरा, हैदराबाद, इलाहाबाद, अलीगढ़, अमृतसर, मुरादाबाद और अन्य कई स्थानों पर सांप्रदायिक हिंसा से प्रभावित हुए हैं। धार्मिक आकारों पर मतभेद जैसे मंदिर, मस्जिद और अन्य। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मतभेद। 6 दिसंबर 1992 के कार सेवकों ने विवादास्पद ढांचे को नष्ट कर दिया था। 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों ने विवादास्पद ढांचे को नष्ट कर दिया था। सांप्रदायिकता की समस्या धार्मिक मुस्लिमों की रूढ़िवादिता और पाकिस्तान की भूमिका से है। साथ ही हिंदू कट्टरवाद, सरकारी जड़त्व, राजनीतिक दलों और अन्यों की भूमिका, चुनावी अनिवार्यता, सांप्रदायिक मीडिया, सामाजिक आर्थिक कारकों से भी। तो सांप्रदायिक समस्या जो है बहुत सारे चीज़ों से। एक है जातिवाद। जातिवाद का अर्थ है सामान्य राष्ट्र के हित की अपेक्षा किसी जाति वर्ग के प्रति निजी प्रेम से है। ये मुख्य रूप से जाति के राजनीतिकरण का परिणाम है। इसकी विभिन्न अभिव्यक्तियों में शामिल हैं क्या क्या। पहला, जाति के आधार पर राजनीतिक पार्टियों का गठन जैसे मद्रास में जस्टिस पार्टी, डीएमके, इसके अलावा केरल कांग्रेस रिपब्लिकन पार्टी, इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी, इस तरह की अन्य पार्टियां जो है। दूसरा है दबाव समूहों का जाति के आधार पर उभरना जैसे नादर एसोसिएशन, हरिजन सेवक संघ, क्षत्रिय महासभा और अन्य। इसके अलावा तीसरा है चुनाव के दौरान पार्टी टिकटों का आवंटन राज्य में जाति के आधार पर मंत्रियों की परिषद का गठन। इसके अलावा चौथा है विभिन्न राज्यों में ऊंची व निम्न जातियों या प्रभावशाली जातियों के बीच मतभेद जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश,
तथा अन्य। 5वां है आरक्षण नीति पर हिंसक मतभेद तथा विरोध प्रदर्शन। बी के नेहरू ने इस बात पर ध्यान दिया कि सांप्रदायिक निर्वाचन ब्रिटिश समय से जो सांप्रदायिक निर्वाचन है अभी भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के रूप में आरक्षण के रूप में मौजूद हैं। वे जाति के उत्थान पर बल देते हैं तथा लोगों को उनकी जाति के प्रति जागरूक करते थे। यह राष्ट्रीय एकता के लिए अनुकूल नहीं है। बी के नेहरू इस बात पर ध्यान दिया क्या, बी के नेहरू की बात बता रहा हूँ। डबल लिमिटेड कॉमा सांप्रदायिक निर्वाचन ब्रिटिश समय से कोष्टक में है। सांप्रदायिक निर्वाचन के अभी भी सांप्रदायिक निर्वाचन अभी भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण के रूप में मौजूद हैं। वे जाति के उत्थान पर बल देते हैं तथा लोगों को उनकी जाति के प्रति जागरूक करते थे। ठीक है, यह राष्ट्रीय एकता के लिए अनुकूल नहीं है। राज्य स्तर पर राजनीति मूल रूप से अधिसंख्य जाति तथा वर्ग के बीच का विवाद है। जैसे आंध्र प्रदेश में कामा बनाम रेड्डी, ठीक, कामा बनाम रेड्डी। कर्नाटक में लिंगायत बनाम बोकालिग्गा। केरल में नायर बनाम इजावा। गुजरात में बनिया बनाम पाटीदार। बिहार में भूमिहार बनाम राजपूत। हरियाणा में जाट बनाम अहीर और उत्तर प्रदेश में जाट बनाम राजपूत और असम में कलिता बनाम अहोम इत्यादि। भाषावाद। भाषावाद का अर्थ किसी भी भाषा के प्रति प्रेम और अन्य भाषा बोलने वाले लोगों से घृणा है। भाषावाद का विषय भी क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकतावाद और जातिवाद की तरह राजनीतिक प्रक्रिया का परिणाम है। इसके 2 आयाम हैं। पहला, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। दूसरा, संघ की राजभाषा का निर्धारण। भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की देशव्यापी मांग के कारण आंध्र प्रदेश राज्य 1953 में तब मद्रास से बना। ठीक, 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य भाषा के आधार पर बना। इसके परिणाम स्वरूप 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग जो बना था 1953 से 1955 के दौरान, उसने 1900 रिपोर्ट अपनी 55 में प्रस्तुत की और 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग इसकी सिफारिशों पर आया और उसके द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर राज्यों का भाषा के आधार पर विस्तृत रूप से पुनर्गठन हुआ। इसके बावजूद भारत का राजनीतिक नक्शा लोक समर्पित दबाव समूह एवं राजनीतिक दशा के कारण बदलता रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप मुंबई, पंजाब, असम को बांटा गया। 2000 के अंत तक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 1956 14.6 के स्थान पर 28.7 हो चुकी थी 2000 के अंत तक। राजभाषा अधिनियम 1963 के कानून द्वारा हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में दर्जा देने से दक्षिण भारत व पश्चिम बंगाल में हिंदू विरोधी का आंदोलनों ने जन्म लिया। तब केंद्रीय सरकार ने आश्वासन दिया कि गैर हिंदी भाषा बोलने वाले राज्य जब तक चाहें अंग्रेजी को एक सहायक राजभाषा के रूप में जारी रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त स्कूली तंत्र के लिए त्रिभाषा सूत्र यानी हिंदी, अंग्रेजी, हिंदी और क्षेत्रीय भाषा को तमिलनाडु द्वारा अभी तक लागू नहीं किया गया है। ठीक है, परिणाम स्वरूप हिंदी भाषा की समग्र संस्कृति की लोक भाषा के रूप में नहीं उभर सकी है, जैसा कि संविधान निर्माताओं द्वारा परिकल्पना की गई थी। भाषावाद की परेशानी हाल ही के कुछ समय में कुछ क्षेत्रीय दलों के बढ़ने से और भी बढ़ी है, जैसे टीडीपी, एजीपी, शिवसेना और इसी प्रकार के अन्य दल। तमिलनाडु सरकार ने त्रिभाषी फॉर्मूले का विरोध किया और राज्य की शिक्षण संस्थाओं में 2 ही भाषाएं पढ़ाई जाएगी, अंग्रेजी और तमिल। वैसे सन 2000 जो है उसमें 3 और नए राज्य जो बने थे, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। सन 2000 में छत्तीसगढ़ बना था जो मध्य प्रदेश से अलग हुआ, उत्तराखंड बना जो उत्तर प्रदेश से अलग हुआ और झारखंड बना जो शायद बिहार से अलग हुआ। ठीक, बिल्कुल मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से हुआ उत्तराखंड और बिहार से झारखंड अलग हुआ। सन 2000 में ही 3 ये राज्य बने थे। ठीक है, और ये जो आयोग बना था राज्य पुनर्गठन आयोग, ये फजल अली के नेतृत्व में बना था और इसके 2 अन्य सदस्य कौन कौन थे फजल अली के अलावा? वो थे KM पणिक्कर और HN कुंजरू। तो KM पणिक्कर और HN कुंजरू ये इसके अन्य सदस्य थे। फजल अली तो थे ही थे। फजल अली, KM पणिक्कर और HN कुंजरू ये 3 सदस्य इसके थे। और 1988 में केरल विश्वविद्यालय में दिया गया जो इंदिरा गांधी की स्मृति में व्याख्यान था, उसमें BK नेहरू जो थे
अब देखिए हम वापस लौट जाते हैं। अब हम समझते हैं राष्ट्रीय एकता परिषद। राष्ट्रीय एकता परिषद यानी कि नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल कह सकते हैं इसे। राष्ट्रीय एकता परिषद को नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल। तो राष्ट्रीय एकता परिषद को एनआईसी कहते हैं हम। एनआईसी का गठन 1961 में हुआ, चीन से युद्ध के तुरंत पहले। 1961 में अनेकता में एकता के सिद्धांत पर केंद्रीय सरकार द्वारा दिल्ली में हुई राष्ट्रीय महासभा में लिए गए निर्णय के साथ हुआ। इसमें अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री, इसके अलावा प्रधानमंत्री के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री, राज्यों में मुख्यमंत्री, राजनीतिक दलों के 7 सदस्य, यूजीसी का चेयरमैन, 2 शिक्षा शास्त्री, इसके अलावा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का आयुक्त तथा प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत 7 अन्य सदस्य शामिल होते हैं राष्ट्रीय एकता परिषद में। परिषद को निर्देशित किया गया है कि वह राष्ट्रीय एकता से संबंधित परेशानियों का परीक्षण करे और उससे निपटने के लिए आवश्यक सुझाव दें। परिषद ने राष्ट्रीय एकता के विभिन्न सुझाव दिए हैं, हालांकि सुझाव केवल कागज पर रहे हैं। इसे लागू करने हेतु केंद्र और राज्यों द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया है। 1968 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय एकता परिषद का पुनर्गठन किया। इसका आकार जो है 39 से 55 तक बढ़ा दिया गया। उद्योग, व्यापार और मजदूर संगठन के प्रतिनिधियों को भी इसमें शामिल किया गया। परिषद की बैठक श्रीनगर में हुई और इसमें राष्ट्रीय अखंडता की जड़ों को कमजोर करने वाली सभी प्रवृत्तियों की भर्त्सना संबंधित एक प्रस्ताव स्वीकारा गया। इसने राजनीतिक दलों, संगठनों एवं प्रेस से राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता हेतु सृजनात्मक बलों से आग्रह किया। इसने क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता और भाषावाद पर रिपोर्ट देने हेतु 3 समितियों का गठन किया। हालांकि वास्तविक रूप से कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। 1980 में केंद्र सरकार ने पुनः राष्ट्रीय एकता परिषद का पुनर्गठन किया, जो पूर्णतः अप्रचलित हो चुकी थी। इसकी सदस्यता को और विस्तृत किया गया। इसके एजेंडा में चर्चा के लिए 3 विषय थे: थेरू, सांप्रदायिक सद्भाव की समस्या, इसके अलावा उत्तर पूर्व क्षेत्र में अशांति, इसके अलावा नए शिक्षा निकायों की आवश्यकता। परिषद ने राष्ट्रीय एकता पर तो क्षेत्र थे, एक तो थेरू सांप्रदायिक सद्भाव की समस्या, उत्तर पूर्व के क्षेत्रों में अशांति और नए शिक्षा निकायों की आवश्यकता थी। ठीक है। परिषद ने राष्ट्रीय एकता पर सांप्रदायिक तथा अन्य विभाजित बलों के प्रहार पर नियमित नजर रखने हेतु एक स्थायी समिति गठित की। 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा विकास परिषद पुनर्गठित किया गया और उसकी सदस्य संख्या में वृद्धि की गई। इसमें पंजाब में आतंकवाद को राष्ट्र की एकता, अखंडता और धर्मनिरपेक्षता पर हमला माना गया। इस संबंध में इसने पंजाब में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। परिषद ने नियमित आधार पर कार्यवाही के लिए 21 सदस्यीय समिति का भी गठन किया। ठीक है। परिषद ने 21 सदस्यों की समिति गठित की। परिषद से सांप्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए अल्प अवधि और दीर्घ अवधि प्रस्ताव बनाने के लिए कहा गया। 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने वीरेंद्र प्रताप सिंह यानी वीपी सिंह की अध्यक्षता में राष्ट्रीय एकता परिषद का पुनर्गठन किया। इसकी सदस्य संख्या 101 तक बढ़ा दी गई और इसमें अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री, कुछ केंद्रीय मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के नेता, महिला उद्योग व्यापार, शैक्षिक, पत्रकार एवं सार्वजनिक व्यक्तित्व के प्रतिनिधि शामिल थे। इसमें चर्चा के लिए बने कार्यक्रम में विभिन्न मुद्दे थे, जैसे पंजाब और कश्मीर की समस्याएं, इसके अलावा अलगाववादियों की द्वारा हिंसा, इसके अलावा सांप्रदायिक सद्भाव, अयोध्या में राम जन्मभूमि की बाबरी मस्जिद की समस्या लेकर कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। 2005 में संयुक्त प्रगतिशील मोर्चा सरकार के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में राष्ट्रीय एकता परिषद का पुनर्गठन किया गया। 103 सदस्यीय इस परिषद की बैठक 1992 के 12 वर्ष उपरांत आयोजित हुई। कुछ केंद्रीय मंत्रियों के अलावा राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ ही परिषद में राष्ट्रीय आयोगों के अध्यक्षों, प्रसिद्ध लोगों, उद्योगपतियों, मीडिया, श्रमिक और महिला आदि के प्रतिनिधियों को शामिल करता है। यह परिषद राष्ट्रीय हितों से संबंधित मुद्दों की ओर ज़्यादा प्रभावी तरीके से ध्यान दे रही थी, उनके क्रियान्वयन पर बराबर नज़र रख रही थी और सिफारिशें कर रही थी। राष्ट्रीय एकता परिषद की 14वीं बैठक ओडिशा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर आदि राज्यों में सांप्रदायिक दंगों के बीच
वर्ष 2008 में संपन्न हुई 14वीं बैठक राष्ट्रीय एकता परिषद की। और इसमें बैठक के दौरान ही उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर आदि राज्यों में सांप्रदायिक दंगे चल रहे थे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यकों के साथ सभी वर्गों में शिक्षा का प्रसार, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने वाले कारक, क्षेत्रीय, जातीय, धार्मिक असमानता को दूर करना, अतिरेकवाद का निषेध, अल्पसंख्यकों के बीच धार्मिक सहिष्णुता एवं सुरक्षा एवं सतत विकास आदि मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा की गई। अप्रैल 2010 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए, संयुक्त यूनियन प्रोग्रेसिव अलायंस, तो यूनियन प्रोग्रेसिव अलायंस को कहते हैं यूपीए, सरकार ने राष्ट्रीय एकता परिषद का पुनर्गठन किया और जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री बनाए गए। राष्ट्रीय एकता परिषद के 147 सदस्य हैं, जिनमें केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री, इसके अलावा 147 राष्ट्रीय एकता परिषद के 147 सदस्य हैं, जिनमें केंद्रीय मंत्री, लोकसभा और राज्यसभा के विपक्ष के नेता और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होते हैं। इसके अलावा इनमें राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के नेता, राष्ट्रीय आयोगों के अध्यक्ष, प्रमुख पत्रकार, सार्वजनिक व्यक्तित्व, व्यवसाय और महिला संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं। 147 सदस्य टोटल हैं। इसका उद्देश्य मुख्य रूप से राष्ट्रीय एकता, अखंडता को सुनिश्चित करने के उपाय सुझाना है। अक्टूबर 2010 में सरकार ने राष्ट्रीय एकता परिषद की एक स्थायी समिति भी गठित की 2010 में अक्टूबर में। इस समिति की अध्यक्षता गृह मंत्री करते हैं, जबकि 4 केंद्रीय मंत्री, 9 मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय एकता परिषद के 5 सहयोजित सदस्य भी इसके सदस्य होते हैं। 4 तो क्या केंद्रीय मंत्री, 4 केंद्रीय मंत्री के अलावा 9 मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय एकता परिषद के 5 सहयोजित सदस्य इसके होते हैं। तो 4 तो हो गए केंद्रीय मंत्री, 9 हो गए मुख्यमंत्री और 5 ये, तो 4, 9 और 5। राष्ट्रीय एकता परिषद की 15वीं बैठक सितंबर 2011 में हुई। ठीक है, 15वीं बैठक कब हुई? तो इसकी हुई 15वीं बैठक सितंबर 2011 में। ठीक है, इसकी जो 14वीं बैठक हुई थी वो हुई थी 2008 में। तो 15वीं बैठक 2011 में हुई। बैठक में एजेंडा में सांप्रदायिकता और सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के उपाय, सांप्रदायिक हिंसा विधेयक पर दृष्टिकोण, सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देने के उपाय, भेदभाव समाप्त करने के उपाय, विशेषकर अल्पसंख्यकों और अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ, नागरिक अशांति की स्थिति में राज्य और पुलिस के कर्तव्य, धर्म और जाति के नाम पर युवाओं में अतिवाद को रोकने आदि विषयक सम्मिलित थे। एनआईसी की 16वीं बैठक 23/9/2013 को हुई, जिसमें एक संकल्प पारित कर हिंसा की भर्त्सना की गई। ठीक है, एनआईसी नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, राष्ट्रीय एकता परिषद कहते हैं इसको। ठीक है, राष्ट्रीय एकता परिषद या एनआईसी एक ही चीज़ है। राष्ट्रीय एकता परिषद या एनआईसी जो है वो एक ही चीज़ है, नेशनल इंटीग्रेटेड काउंसिल कहते हैं इसको। और 2013 को ही 16वीं बैठक जो थी 2013 में हुई थी, उस बैठक में संकल्प पारित करके हिंसा की क्या की गई? भर्त्सना की गई। समुदायों के बीच भाईचारा बढ़ाने के लिए उपाय करने, लोगों के बीच सभी तरह के भेदों और विवादों का समाधान कानूनी ढंग के अंतर्गत, अनुसूचित जातियां जनजातियों का अत्याचार की निंदा, यौन दुर्व्यवहार की निंदा, महिलाओं के समान अवसरों के साथ सामाजिक आर्थिक विकास की पूरी आज़ादी, साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी समय उनकी सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने की राय बनी। अब हम समझेंगे सांप्रदायिक सौहार्द के लिए राष्ट्रीय फाउंडेशन। सांप्रदायिक सौहार्द के लिए राष्ट्रीय फाउंडेशन यानी एनएफसीएच की स्थापना 1992 में हुई थी। इसको हम कहते हैं सांप्रदायिक सौहार्द के लिए राष्ट्रीय फाउंडेशन। एनएफसीएच की स्थापना 1992 में हुई थी। गृह मंत्रालय के अधीन यह एक स्वायत्त निकाय है। यह सांप्रदायिक सौहार्द, भाईचारा, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है। एनएफसीएच यानी कि नेशनल फाउंडेशन फॉर सांप्रदायिक दंगों को क्या कहेंगे हम? संप्रदाय को क्या कहते हैं? छोड़ो, एनएफसीएच याद रख लो। तो राष्ट्रीय नहीं, सांप्रदायिक सौहार्द के लिए राष्ट्रीय फाउंडेशन।